नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ डेथ रो विक्टिम्स। देखिए, जिन लोगों को फांसी होने वाली है उन लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी हो जाती है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। अब यहाँ पे देखिए, 2 थॉट प्रोसेस है। जिन लोगों को फांसी दी जा रही है, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने कोई बहुत सीवियर क्राइम किया होगा, बहुत घिनौना अपराध किया होगा और इसीलिए उनको फांसी दी जा रही है। तो घिनौना अपराध करने वालों के साथ नॉर्मल कर बहुत सारे लोगों को कोई लगाव या किसी प्रकार की दया नहीं आती है। किसी ने एक छोटी सी बच्ची के रेप करके उसको मार दिया, तो अब ऐसे घिनौने इंसान के प्रति किसको लगाव या कौन सोचेगा। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जितने भी वो विक्टिम्स जिनको डेथ की पेनाल्टी दी गई है और ओवरऑल उनको पता नहीं है कि उनको फांसी में चढ़ाया जाएगा या नहीं चढ़ाया जाएगा, उनको किस प्रकार की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के साथ झेलना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है डीएमके's ग्यूबर न्यूटोरियल टेस्ट। ग्यूबर न्यूटोरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू गवर्नर। तो एक्चुअली में तमिलनाडु में गवर्नर का क्या रोल रहा है पिछले कुछ सालों में। जैसे इससे पहले अभी के लिए गवर्नर है RN रवि साहब, इससे पहले थे बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित से जो AIADMK की सरकार थी वो कुछ हद तक परेशान थी। इस समय पे RN रवि हैं, उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है जिससे डीएमके की सरकार परेशान हो रही है। और इससे पास्ट में भी जो भी तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं उनका क्या स्टैंड रहा है, उनका क्या रिलेशन रहा है तमिलनाडु के गवर्नर्स के साथ, इसके बारे में एक दो व्यू पॉइंट दिए हुए हैं। क्योंकि तमिलनाडु फेडरलिज्म की बात करता है। फेडरलिज्म मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में ताकत प्रॉपर तरीके से बटेगी, लेकिन इस ताकत के बंटने में कहीं ना कहीं रोड़ा डालता है गवर्नर। तो ये गवर्नर किस हद तक तमिलनाडु में रोड़ा डाल रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है। फिर अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, ये गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन द स्कूल हाई टेबल। देखिए, यहाँ पे बेसिकली बच्चों को न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में कितनी रिक्वायरमेंट है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या क्या खाना उनको एट द हेल्दी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मिलना चाहिए, पीएम पोषण स्कीम क्या क्या कर रही है। कुल मिला के एक यंग एज पे बच्चों को खाना मिलना, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली लड़कों को खाना मिलना, सॉरी लड़कियों को खाना मिलना क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक दो व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं। तो न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में एक अच्छा आर्टिकल है। कोविड-19 के चलते ये न्यूट्रिशनल चैलेंजेस कैसे बढ़ गए हैं और कैसे बच्चों का जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो कमजोर हो गया है, इसके बारे में भी कुछ बात की गई है। तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट है भाई, जो बाइडेन अपने देश के अंदर एक 1.85 ट्रिलियन डॉलर का सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और यूएसए में 2 पार्टी डोमिनेंट है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो इस प्रकार के बिल को पास कराने में, एक्ट को पास कराने में जो बाइडेन को क्या क्या प्रॉब्लम है आने वाली उनकी खुद की पार्टी के अंदर, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स बताए गए, अच्छे पॉइंट्स हैं। और ये बिल कितने प्रोग्रेसिव है इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बताए गए, तो इनको देखेंगे। और नेक्स्ट, मनरेगा के अंदर का पैसा बहुत सारे स्टेट्स यूटिलाइज कर चुके हैं। हमारे देश के 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी जो उनको मनरेगा के अंदर एलोकेशन दिया गया था वो यूटिलाइज कर चुके हैं। तो मनरेगा के अंदर जो पैसा खत्म हो रहा है, कौन से बेसिस पर खत्म हो रहा है, केंद्र की सरकार जो बोल रही है वो ज्यादा सही है या जो राज्य की सरकार बोल रही है वो ज्यादा सही है, इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो मयूर सोलंकी ने हमको ज्वाइन किया। मयूर सोलंकी का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक मयूर सोलंकी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन स्वाति सिंघल ने हमको ज्वाइन किया। मोहित शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। किरण देश पांडे ने हमको ज्वाइन किया। देन एकांश सिंह ने हमको ज्वाइन किया। एकांश सिंह का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक एकांश सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। रिया गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया। रिया गुप्ता का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रिया गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन प्रियल सिंह ने हमको ज्वाइन किया। अविनंदा हल्दर ने हमको ज्वाइन किया। लकी चौरसिया ने हमको ज्वाइन किया। तो लकी चौरसिया, अविनंदा हल्दर, प्रियल सिंह, रिया गुप्ता 4th मंथ एज ए मेंबर, एकांश सिंह 4th मंथ एज ए मेंबर, किरण देश पांडे, मोहित शर्मा, स्वाति सिंघल एंड मयूर सोलंकी। स्पेशल थैंक्स टू रिया गुप्ता एंड एकांश सिंह 4 मंथ्स एज ए मेंबर, मयूर सोलंकी 2nd मंथ एज ए मेंबर। जो लोग रिकरेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, दे आर स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर योर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। ज्वाइन करने से खासा मदद मिलती है, इसलिए एवरी डे इन द मॉर्निंग मैं अपने
जो भी ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं उनको स्पेसिफिकली थैंक्स बोलता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की, लिविंग ऑन द डेथ रो विद इलनेस। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, कमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज्यादा ही इस वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, उतना ज्यादा ही यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो यहां पे बात की जा रही है रिपोर्ट ऑन मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऑफ डेथ रो प्रिजनर्स एक्सप्लोर्स अ निग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ सेंटेंसिंग। क्या बताया जा रहा है, देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना जो दिल्ली की, इसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 39A। और इस प्रोजेक्ट 39A ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल है डेथ वर्दी अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी। ठीक है भाई, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। ये रिपोर्ट क्या कर रही है, दिस रिपोर्ट इज एक्सप्लोरिंग द मेंटल हेल्थ कंसर्न्स ऑफ डेथ रो प्रिजनर्स, द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दे हैव एंड द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ बीइंग ऑन डेथ रो। तो वो लोग जिनको मौत की सजा मिली हुई है और वो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो भी पिटीशन वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये लोग जिनको मौत की सजा मिली हुई है, इनका मेंटल हेल्थ कंसर्न कैसा चल रहा है, ओवरऑल इनकी इंटेलेक्चुअली ने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इंडिया की बात की जाए तो दुनिया की 55 ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अभी भी डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश नहीं किया, उसमें से एक इंडिया है। इंडिया में भी कुछ क्राइम्स के लिए अभी के लिए डेथ पेनाल्टी दी जाती है और उसके चलते जो प्रिजनर्स हैं मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक प्रिजनर्स के पर्सपेक्टिव सोचो जिसको मौत की सजा मिलने वाली है, सोचिए कितना भयानक है। उसको पता है कि उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, कब फांसी पे चढ़ाया जाएगा ये नहीं पता है, केस वगैरह चल रहा है तो उसे मालूम है मरना है, बट कब मरना है ये क्लियर नहीं है। इससे बेटर चाइना है। चाइना और ईरान में जब एग्जीक्यूशन होते हैं ना तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं। बट हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास जा रही है पिटीशन, तो कुल मिला के प्रोसेस लंबा हो जाता है और उस प्रोसेस में टॉर्चर ज्यादा हो जाता है लोगों का, ये बात है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है, नो राइट टू फेयर ट्रायल। देखिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो प्रोजेक्ट 39A की जो रिपोर्ट आई है, इसमें यह बताया गया कि 88 डेथ रो प्रिजनर्स जो हैं इंडिया में, उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री बताई गई। इन 88 डेथ रो प्रिजनर्स में से 30 को तो डिप्रेसिव इलनेस हो रखी है, 19 को एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, 3 प्रिजनर्स को साइकोटिक एपिसोड्स हो रखे हैं, मतलब एकदम से उनका साइकोटिक बैलेंस बिगड़ जाता है। उनमें से 8 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, 50% लोगों ने सोचा है कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, 11% जो डेथ रो प्रिजनर्स हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज निकल के आई है, वो बिल्कुल एक क्लियर और सही दिमाग से सोच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ना, यूनाइटेड नेशंस का कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसने अलग अलग कंट्रीज को बोला है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डेथ पेनाल्टी मत डालो, स्पेसिफिकली उन पर्संस के ऊपर जिनको किसी भी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। तो अब इस कंटेक्स्ट में हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बार केसेस पहुंचते हैं। अब क्या है ना कि जिसको फांसी की सजा होने वाली है वो अपने आप को बचाने के लिए पागल दिखाने ही लगेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पागल तो बैठे नहीं है, बेवकूफ तो बैठे नहीं है कि भाई ऐसे लोगों को छोड़ देंगे। तुमने क्राइम किया, रेप किया, मर्डर किया, अब जब तुमको सजा देने की बारी आई तब तुम अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब दिखा रहे हो, मेंटली अनस्टेबल दिखा रहे हो और उसके बेसिस पे छूटने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए इंसैनिटी डिफेंस इन द इंडियन पीनल कोड, ये उतना इफेक्टिव होकर नहीं निकल पा रहा। व्हाट इज दिस इंसैनिटी डिफेंस, क्या है ये इंसैनिटी डिफेंस? इंसैनिटी डिफेंस का मतलब होता है एक मेंटल ऑर्डर डिफेंस। देखिए क्या होता है कि किसी एक क्रिमिनल केस में किसी एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड को सजा में थोड़ी रियायत दिला देना या उसको बाइज्जत बरी करा देना, इस बेसिस पे कि हाँ भाई जब उसने क्राइम किया तो उसकी जो मेंटल हालत थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने क्राइम किया। एक्चुअली में उसका ऑब्जेक्टिव क्राइम करने का नहीं था, तो इसको बोला जाता है इंसैनिटी डिफेंस। बट हमारे इंडियन पीनल कोड में इंसैनिटी डिफेंस का जो एप्लीकेशन है ना, वो बड़ा ज्यादा आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संतोष मारुति माने, ये 2014 का ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संतोष मारुति माने। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला, एक पर्टिकुलर बस ड्राइवर था, वो बस रैंपेज पे चला गया, उसने क्राउडेड इलाके में बस को चारों तरफ घुसेड़ दिया जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में उसके लॉयर्स ने इस बेसिस पे उसको बचाने की कोशिश की, इंसैनिटी डिफेंस, मतलब यह बोला कि भाई उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी और इस अच्छी मेंटल कंडीशन ना होने के चलते ही उसने इस प्रकार की एक्टिविटी की। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर स्टैंड को नहीं माना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि भाई देखो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने बस को इधर उधर चलाया, 9 लोगों की जान चली गई। इससे पहले बस इसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया है मेंटल इलनेस का, इससे यह प्रूव नहीं होता कि जब ये बस को इधर उधर चला रहा था
जब वो एक्ट कमिट कर रहा था जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, उस समय पे ये मेंटली अनस्टेबल था। तो मतलब इंसैनिटी डिफेंस का बेनिफिट इंडिया की कोर्ट्स में तब मिलेगा जब एक साइकेट्रिस्ट या फिर एक मेंटल डॉक्टर इस बात को प्रूव कर दे कोर्ट को कि जब वो पर्टिकुलर एक्ट कमिट हो रहा था उस समय पे वो पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली और मेंटली इनसेन था। मतलब कि जब ये ड्राइवर बस को लेके इधर उधर घुसेड़ रहा था, 9 लोगों को मार रहा था, उस समय पे मेंटल हालत उसकी अच्छी नहीं थी। ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, तभी यहां पे आपको इंसैनिटी डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप समझ गए बात को? मतलब कि इंसैनिटी डिफेंस का एप्लीकेशन भी अब इतना आसान नहीं रह गया है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? In Shatrughan Chauhan versus Union of India, the Supreme Court had said that multiple illness should warrant the commutation of death sentence to life imprisonment. तो शत्रुघ्न चौहान और यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस है और उसको मौत की सजा सुनाई गई है, तो कम से कम इस मेंटल इलनेस के बेसिस पे उसकी मौत की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला ही जा सकता है। ओके, तो ये सब बातें हैं भाई आपकी इस समय पे मेंटल हेल्थ को लेके। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में और बातें बोली गई हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स अनदर इंपॉर्टेंट एंड निग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस, वो है द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल इलनेस। ओके, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस है वो डेफिनेटली गरीब हो जाएगा। एक मेंटल इलनेस से सफर करने वाला जो इंसान है वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी अंदर उसके अंदर नहीं होगी, उतनी आप कह सकते हो कि कहते हैं ना कि बिल्कुल ही डायनामिकनेस, चीजों को एकदम सही तरीके से समझना, ये सब उसके अंदर नहीं होगा। तो एक इंसान जो मेंटली इल है वो डेफिनेटली एंड में अबू गरीब हो जाएगा। अक्सर कर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों ने चाइल्डहुड के दौरान फिजिकल एब्यूज देखा हुआ होता है, उनको किसी प्रकार से हैरेस किया गया होता है, वो लोग बड़े होकर थोड़े बहुत मेंटली हिल हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर कर गरीब होते हैं, और जो गरीब होते हैं उनके साथ वायलेंस वगैरह होना और उनके साथ कुछ अजीब अजीब प्रकार की हरकतें होना बड़े होके ये एक बड़ी नॉर्मल बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें और बताई गई। एक और बात बताई गई है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर डेथ रो की सजा दी गई है, ठीक है ना, मौत की सजा सुनाई गई है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसकी पूरी पूरी फैमिली को स्टिग्मा से, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन से और ग्रीफ से गुजरना पड़ता है। ये भी एक बड़ा मेजर यहाँ पे बात है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक साइको सोशल अप्रोच को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। जो ऑथर है इस रिपोर्ट के वो क्या बोल रहे हैं कि भाई एक साइको सोशल अप्रोच को यहाँ पे अडॉप्ट करने की जरूरत है, और इसके लिए फ्रेमवर्क रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में। तो यहाँ पे क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस रखी हैं, जिन गाइडलाइंस के आधार पे ही हमको मौत की सजा देनी चाहिए, डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। क्या है वो गाइडलाइंस? उन गाइडलाइंस में मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात की गई है। तो अगर एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस था, जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई क्राइम कमिट कर रहा था या इंसिडेंट कर रहा था, तो उस केस में उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। और इस साइको सोशल अप्रोच को प्रूव करने के लिए एक इंडिविजुअल की पूरी हिस्ट्री को कंसीडरेशन में लाना पड़ेगा, उसके मेंटल स्टेट को कंसीडरेशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को प्रूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि जब कोई इंडिविजुअल क्राइम कमिट कर रहा है तो क्या सच में उसकी मेंटल हालत सही थी कि नहीं सही थी। तो इसलिए उसके पास्ट के इंस्टेंसेस को भी यहां पे देखना पड़ेगा। तो मेंटली इल लोगों को यहां पे डेथ रो ना दिया जाए, इसके कंटेक्स्ट में बात की गई। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है क्राइम को कमिट करने में। ऐसे लोगों को जब डेथ रो की सजा दी जाती है वो सही नहीं है। डेथ रो को देने से पहले और एग्जीक्यूट करने से पहले एक पर्टिकुलर पर्सन के पूरे मेंटल स्टेटस को जानना जरूरी है। बस यही यहां पे बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, द डीएमकेस ग्यूबर न्यूटोरियल टेस्ट। अब तमिलनाडु के अंदर एकदम से यहां पे गवर्नर के रोल के ऊपर फिर से बातचीत होने लगी। क्यों होने लगी उस पर थोड़ी देर में आते हैं। जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम है, तमिलनाडु की जो इंपॉर्टेंट पार्टी है, ये हमेशा से ही फेडरलिज्म की सपोर्टर रही। फेडरलिज्म मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में ताकतें बटी हुई होंगी, कोई किसी के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी कंटेक्स्ट में डीएमके के जो फाउंडर थे ना, सीएन अन्नादुराई साहब, सीएन अन्नादुराई साहब ने एक गवर्नर की रोल को एक बकरी की दाढ़ी के साथ कंपेयर किया है। एक बकरी की दाढ़ी का कोई रोल नहीं होता। उसी प्रकार से अन्नादुराई साहब, जो कि बड़े ही खतरनाक और रेवोल्यूशनरी लीडर थे तमिलनाडु के, इनका बोलना था कि गवर्नर का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और एक्चुअली में हुआ भी ये था। इमरजेंसी के दौरान उस समय पे जो के शाह गवर्नर थे तमिलनाडु के, उन्होंने करुणानिधि की सरकार को डिसमिस कर दिया था। तो कुल मिला के
ये जो इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल, इसने हर स्टेट को परेशान किया है, कुछ हद तक तमिलनाडु को भी परेशान किया है। तो तमिलनाडु हमेशा गवर्नर के रोल के अगेंस्ट रहा है। ओके, 2018 में जब AIADMK पावर में थी, क्योंकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम पावर में थी और DMK अपोजिशन में थी, तो उस समय पे जो अपोजिशन के प्रेसिडेंट थे वो MK स्टालिन, जो कि अभी के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने डिमांड किया कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रिजाइन करें, जो कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर थे और ये ओवरऑल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे थे, इसलिए स्टालिन का यहां पे कहना था कि इनको यहां पे रिजाइन करना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में एक नए गवर्नर आए हैं RN रवि साहब। RN रवि साहब पहले नागालैंड में, मैंने बहुत ढंग से आपको समझाया है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की जो भी बातचीत चल रही है केंद्र की सरकार के साथ, उसमें एक इंपॉर्टेंट निगोशिएटर की तरह बहुत लंबे समय से काम किया RN रवि ने। तो RN रवि एक काफी फेमस नाम है, कोई नया नाम नहीं है ये। अब रिसेंटली हुआ ये कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं आपके तमिलनाडु के V इराई अनबू, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक चिट्ठी लिखी, डिपार्टमेंटल हेड्स को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा कि जो नए गवर्नर साहब आए हैं RN रवि साहब, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है, इसके बारे में RN रवि साहब कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इस कंटेक्स्ट में चिट्ठी लिखी गई V इराई अनबू के द्वारा। अब जैसे ही ये चिट्ठी लिखी गई, DMK की तरफ से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन दो पॉलिटिकल पार्टीज, एक कांग्रेस और एक विदुथलाई चिरुथईगल काची, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि भाई गवर्नर कौन होता है पॉलिसीज को पूछने वाला, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखी जाए तो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर ब्रीफ कर सकता है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ कर सकता है, बट गवर्नर कौन है यहाँ पे पॉलिसीज के बारे में पूछने वाला। देखिए अब ये पॉलिटिक्स है। गवर्नर को चीफ मिनिस्टर पॉलिसीज के बारे में बता सकता है, अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता सकता है, सिमिलरली प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो एक स्टेट में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके बारे में अगर बेसिक जानकारी अगर कोई गवर्नर पूछ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कांग्रेस और विदुथलाई चिरुथाईगल काची पार्टी ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है, वो ऑब्जेक्शन देखिए सस्टेनेबल नहीं है, और अभी के लिए DMK की तरफ से भी यहाँ पे कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है। RN रवि साहब, देखिए पहले क्या होता था कि ये जो बनवारी लाल पुरोहित थे तमिलनाडु के गवर्नर, ये बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की विजिट पे जाते थे और सरकार की पॉलिसीज को सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर देते थे। लेकिन यहाँ पे RN रवि साहब ने अभी केवल स्कीम्स के बारे में पूछा है। एक और बात है, जब RN रवि साहब यहाँ पे गवर्नर बनाए गए तो एक तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी को आप गवर्नर बना के भेज रहे हो तो आगे आने वाले समय में तमिलनाडु के स्टेट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्लियर किया RN रवि साहब ने कि जो गवर्नर के लिए नॉमिनेटेड पैरामीटर्स हैं, मैं केवल उनके अंदर ही काम करूंगा, मैं उससे अलग यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूं। और यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी साफ साफ बोला है कि गवर्नर साहब ने ये जो रिपोर्ट मांगी है वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड, ये बस रूटीन रिपोर्ट है, इसके बारे में ज्यादा डिबेट करना या इसके बारे में ज्यादा उल्टी सीधी चीजें पूछना ये अननेसेसरी है। बेकार की जबरदस्ती की पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई केंद्र की सरकार ने DMK की सरकार को चेकमेट करने के लिए यहाँ पे RN रवि को भेजा है, इस प्रकार के इल्जाम पूरी तरीके से सही यहाँ पे निकल के नहीं आते हैं। फिर आगे बात की जाए तो तमिलनाडु का जो आप कह सकते हो एक्सपीरियंस रहा है गवर्नर के साथ पास्ट में, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। DMK की सरकार हमेशा फेडरलिज्म के लिए बहुत वोकल रही है। ओके, अगर आप याद करें चीफ मिनिस्टर जयललिता का रोल मिड 1990s में, तो उस समय पे जो गवर्नर होते थे तमिलनाडु के M चन्ना रेड्डी, उनके साथ उनकी ज्यादा बनती नहीं थी। एक बार मिस्टर N चन्ना रेड्डी से जयललिता राजभवन जहां पे गवर्नर रहता है वहां पे जाके मिली, जयललिता ने बताया कि उनकी बेइज्जती हुई, वहां पे गवर्नर ने उनसे सही तरीके से बातचीत नहीं की। हालांकि ज्यादातर केसेस में चीफ मिनिस्टर ही गवर्नर की बेइज्जती करते हैं, गवर्नर बेइज्जती नहीं कर पाता है। फिर आप देखोगे कि 1996 के बाद से तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर है और जो सरकार है उसके जो रिश्ते हैं वो काफी हद तक ठीक रहे हैं, चूंकि 1999 से लेकर 2013 तक द्रविड़ मुनेत्र कजागम केंद्र की सरकार की एलाई रही है। द्रविड़ मुनेत्र कजागम कांग्रेस की एलाई थी और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। तो इसके चलते आप देखोगे कि तमिलनाडु के फेवरेट सुरजीत सिंह बरनाला को 2004 में तमिलनाडु का गवर्नर अपॉइंट किया गया, और बरनाला की काफी अच्छी बनती थी करुणानिधि के साथ।
इनफैक्ट जनवरी 1991 में डीएमके की सरकार को बर्खास्त करने से मना कर दिया था बर्नाला ने, जो कि आप कह सकते हो कि गवर्नर थे आपके तमिलनाडु के। तो ये सब बताया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो तमिलनाडु में ज्यादातर जो गवर्नर और सरकार के रिश्ते रहे हैं वो सही रहे हैं। पिछले जो गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, उनके रोल के ऊपर जरूर सवाल उठाया गया। आर.एन. रवि के रोल के ऊपर कितना सवाल उठाया जाएगा ये भाई देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके थी जिसकी बीजेपी के साथ अलायंस था। अब डीएमके है और डीएमके बहुत से स्टैंड पे बीजेपी को अपोज कर रही है, चाहे वो फार्म लॉ का स्टैंड हो, चाहे वो नीट एग्जाम कंडक्ट कराने का स्टैंड हो, चाहे वो फेडरलिज्म का स्टैंड हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का स्टैंड हो। इन सारे स्टैंड्स पे आप कह सकते हो डीएमके केंद्र की सरकार के अगेंस्ट जाती नजर आ रही है। एम के स्टालिन यहाँ पे एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह सामने आए हैं। किस हद तक बॉन होमी आगे आने वाले समय में रहेगी राज्य की सरकार के बीच में और केंद्र की सरकार के बीच में, ये बहुत हद तक गवर्नर आर.एन. रवि के रोल पे डिपेंड करता है। अब आगे आने वाले समय में आर.एन. रवि कैसे काम करते हैं इसके बारे में तो बहुत से आर्टिकल्स आते रहेंगे, तो वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो मैंने इसको कल के करंट अफेयर्स में कवर किया था, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मनरेगा का जो अलॉटमेंट किया गया इस साल वो थोड़ा कम किया गया और 29 अक्टूबर 2021 तक 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 अपना कोटा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आउट ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ऑलरेडी ओवर यूटिलाइज्ड देयर कोटा ऑफ मनरेगा। ठीक है, अगर देखें तो पिछले साल जो मनरेगा का एलोकेशन था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, वो नॉर्मल से 50,000 करोड़ ज्यादा था। पिछले साल एलोकेशन था 1,11,500 करोड़ रुपए। चूंकि लॉकडाउन लग गया था, बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे वो शहरों की तरफ से गांव में जाने लगे। अभी गांव में कौन नौकरी देगा, तो गांव में नौकरी देने का एक ही एवेन्यू था और वो था मनरेगा। ठीक है भाई, इस साल जो बजट एलोकेट किया गया वो 73,000 करोड़ है। पिछले साल के ओरिजिनल बजट से ज्यादा था, क्योंकि पिछले साल तो 50,000 करोड़ से बजट बढ़ाया गया था ना। ओरिजिनल बजट तो 60 या 65,000 करोड़ का ही था लगभग, लेकिन 50,000 करोड़ से बढ़ाया गया कोरोना के आने के बाद। इस साल की बात की जाए 2021-22 की, तो 73,000 करोड़ एलोकेट किया गया और सरकार ने बोला था कि जरूरत पड़ेगी तो सप्लीमेंट्री बजट और लेके आएंगे। लेकिन अब क्या है कि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी हम नवंबर में भी नहीं पहुंचे हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बाकी हैं। 7 महीनों में ही अप्रोक्सीमेटली मनरेगा का पूरा बजट इस्तेमाल हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि कम से कम 50 से 60 हजार करोड़ रुपया और चाहिए इस साल के मनरेगा के एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए। तो ये चीज गड़बड़ बताई जा रही है। अच्छा, 2021-22 के ओवरऑल बजट के परसेंटेज की तरह देखा जाए तो मनरेगा का एलोकेशन 2.1% है, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे कम है। यहां पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स जितना भी उनको एलोकेट किया गया मनरेगा के अंदर, उसका 130% से ज्यादा खत्म कर चुके हैं। मतलब अगर 100 करोड़ एलोकेट किया गया तो 130 करोड़ से ज्यादा वो खत्म कर चुके हैं। तो अब यहां पे राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार से बोल रही पैसा दो, मनरेगा के अंदर काम करवाना है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि तुम लोग जबरदस्ती चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहे हो, ये तो डिमांड ड्रिवन वर्क है, तुम जबरदस्ती में मनरेगा के अंदर बुला बुला के लोगों को काम दोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन एक्चुअली में यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट नहीं की जा रही है। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है सेंटर की, उसका ये बोलना है कि राज्य की सरकारें आर्टिफिशियली डिमांड को वो कर रही हैं, पैदा कर रही हैं। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। रियल में इस समय पे जो मनरेगा के अंदर काम की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और रूरल इंडिया में थोड़े वेजेस भी बढ़ गए। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट तो ये तक क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट्स में इस समय पे मनरेगा के अंदर जो लोग काम मांगने जा रहे हैं उनको काम भी नहीं मिल रहा है, उनको वापस भेज दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इमरजेंसी स्केल पे भारत सरकार द्वारा, यूनियन की सरकार द्वारा और पैसा को एलोकेट करने की यहाँ पे जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और मनरेगा की इंपॉर्टेंस तो देखिए है ही। मनरेगा की अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जो रूरल की स्कीम्स चलती हैं वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। मनरेगा किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। मनरेगा में आप काम मिलता है, आप काम जाके करिए और आपको पैसा मिल जाएगा। तो मनरेगा इज एक्चुअली द लाइफ लाइन ऑफ रूरल इंडिया। जरूरत यह है कि ग्राउंड लेवल पे मनरेगा को एक सस्टेनेबल तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। मनरेगा के अंदर काम देके जो भी एसेट्स जनरेट किए जा रहे हैं गांव में, वो एसेट्स यूजफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए।
और जो पुराने एसेट्स हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किया गया है उसको आगे आने वाले समय में सस्टेन किया जा सके। तो अब अच्छी अच्छी बातें तो देखिए इस आर्टिकल में करी गई हैं, लेकिन ओवरऑल कितने अच्छी तरीके से ये स्कीम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करती है, इसके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी बोलना है कि मनरेगा के अंदर काम तो बांट दिया जाता है और उस काम में कुछ भी छोटा मोटा स्ट्रक्चर इन वर्कर से बनवा लिया जाता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर की एंड यूज यूटिलिटी बहुत ना के बराबर होती है। समझ गए? प्लस अब मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उस बड़ी बिल्डिंग को बनाने में स्किल चाहिए। मनरेगा के अंदर काम मांगने वाले हर आदमी के पास उस लेवल की स्किल हो, ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ग्राउंड लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन है मनरेगा का, वो डिपेंड करता है राज्य की सरकारों के ऊपर, और राज्य की सरकार कभी कभी इस प्रकार की चीजों को पॉलिटिसाइज करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार मनरेगा को लेके कम है। केंद्र की सरकार के पास अपनी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके पास ज्यादा पैसे हैं नहीं। उनको लग रहा था कि 73,000 करोड़ एलोकेट करके काम बन जाएगा, लेकिन ये 73,000 करोड़ तो 7 ही महीने में खत्म हो गया। अब बाकी बचे हुए 5 महीनों के लिए केंद्र की सरकार कितना एलोकेट करेगी, वो भाई आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, द बिग पुश, बाइडेन विल हैव टू नेगोशिएट टू प्रमोट हिज विजन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। भाई सीधी बात है, यहां पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कांग्रेस के थ्रू एक मेगा बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल है 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स का। तो सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल यूएस कांग्रेस, जिसके अंदर सेनेट आता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आता है, इसके थ्रू ये बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन। ठीक है भाई, ओवरऑल जो बाइडेन इससे यूएसए के डोमेस्टिक सोशल एजेंडा और क्लाइमेट चेंज के प्रति जो यूएस की कमिटमेंट है, इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और G20 में जो रोम की मीटिंग हुई है फॉर स्कॉटलैंड COP26 जो होने वाला है ग्लासगो में, वहां पे ओवरऑल अपने स्टैंड को थोड़ा और पोटेंट तरीके से सामने रख सकें, इसकी कोशिश की है इस पर्टिकुलर बिल को पास करा के, मतलब पास कराने की कोशिश करके जो बाइडेन ने। अभी बिल पूरी तरीके से पास हुआ नहीं है। अब इस 1.85 ट्रिलियन डॉलर की सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज बिल में है क्या? तो इसमें प्री किंडरगार्टन एजुकेशन यूनिवर्सली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी यूएसए के अंदर। पेरेंट्स को एक्स्ट्रा टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हेल्थ केयर प्रीमियम्स, देखिए ओबामा के समय पे जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट आया था, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है यूएसए के लोगों को, उस प्रीमियम का अमाउंट को यहाँ पे कम किया जाएगा। इन होम केयर, बच्चों मतलब आप कह सकते हो कि घर के अंदर सरकारी सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो वेटिंग लिस्ट लगती थी लंबे समय से, जो लोग इंतजार करते थे बेनिफिट्स के लिए, वो ओवरऑल वेटिंग लिस्ट का समय है जो कम हो जाएगा। 1 मिलियन यूनिट्स, लगभग 10 लाख और लो इनकम घर बनवाए जाएंगे जिनको गरीब लोगों को रहने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। वर्कर ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, इससे रिलेटेड है ये 1.85 ट्रिलियन डॉलर का बिल। अब इतना पैसा यूएस के पास आएगा कहां से, ये भी एक सवाल है यहाँ पे। तो आपको पता ही कि रिसेंटली ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% का सारी लार्ज कॉर्पोरेशंस के ऊपर, चाहे वो यूएस में काम कर रही हो चाहे वो दुनिया में कहीं भी काम कर रही हो, इन एफर्ट्स को इंप्लीमेंट करने में ओईसीडी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन इनिशिएटिव्स को लीड किया है यूएसए ने। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन ये जो प्रॉफिट शिफ्टिंग करती थी, इस प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगा के अपने टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए और जो बाइडेन। तो लार्ज कॉर्पोरेशंस और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर एक तो टैक्स इन्फोर्समेंट को स्ट्रांग किया जाएगा, प्लस थोड़े बहुत टैक्स के रेट भी बढ़ाए जाएंगे। जैसे जो कॉर्पोरेट टैक्स बाईबैक होते हैं, ठीक है ना, कॉर्पोरेट जो अपने शेयर्स को या फिर किसी दूसरे कंपनी के स्टेक्स को वापस खरीदते हैं तो उसके ऊपर 1% टैक्स, ठीक है। वो लोग यूएसए में जो एक साल में $10 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर 5% का एडिशनल टैक्स। जो लोग $25 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर और 3% का एडिशनल टैक्स। फिर वो लोग जो कि सालाना $4 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर 3.8% का मेडिकेयर टैक्स। तो इस प्रकार के टैक्सेस को लगा के यूएस की सरकार अपनी इनकम बढ़ाना चाह रही है और उस इनकम के बेसिस पे ये लोग 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स का जो बिल ला रहे हैं इसको फाइनेंस कर पाएंगे। अब जब सेनेट में ये बिल पास होने पहुंचेगा तो यूएस की सेनेट में होते हैं 100 मेंबर्स, 50 स्टेट्स हैं यूएस में, हर स्टेट से 2 मेंबर्स गए, तो टोटल यूएस सेनेट में कितने मेंबर हो गए, 100 मेंबर हो गए। अब इस 100 मेंबर्स में से 50 सेनेटर्स तो भाई आपके डेमोक्रेट्स हैं, तो हो सकता है कि 50-50 का टाई हो जाए। तो अगर टाई होता है
आपका सेनेट में, तो वहां पे कास्टिंग वोट डालेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो कि हैं आपकी कमाला हैरिस। तो कमाला हैरिस का एक टाई ब्रेकिंग वोट यहाँ पे आ सकता है। तो कुल मिला के जो 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल है, ये यहाँ पे पास होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर आप कह सकते हो अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत सारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ही यहाँ पे किस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एरिज़ोना और वेस्ट वर्जीनिया के जो डेमोक्रेटिक सेनेटर है, वो ऑब्वियसली बात इस बिल को सपोर्ट होते नजर नहीं आ रहे। और ऐसा ही अकेला बिल नहीं है जो रिसेंटली जो बाइडेन ने इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली एक $1 ट्रिलियन का बाई पार्टीसन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज, जिसको आप बिल्ड बैक बेटर एक्ट भी बोलते हैं, इसको भी पास कराने की कोशिश की है। किसने? आपके जो बाइडेन साहब ने। ये जो बिल्ड बैक बेटर एक्ट है, $1 ट्रिलियन का बाई पार्टीसन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज है, ये सेनेट से तो पास हो चुका है, बट अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में फंसा हुआ है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनको हाउस डेमोक्रेट बोला जाता है। अब ये जो हाउस डेमोक्रेट है, भले ही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये बिल आया है आपका बिल्ड बैक बेटर एक्ट, लेकिन सारे डेमोक्रेट इसको उस फॉर्म में सपोर्ट नहीं कर सके। किसी भी एक पर्टिकुलर मेजर एक्ट में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस के साथ आप वाक्य रख सकते हो, उसके साथ नहीं रख सकते हो। तो परमीला जयपाल का भी यहाँ पे यही बोलना है कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकेसस क्या होता है कि भाई कांग्रेस के अंदर जो प्रोग्रेसिव फैक्शन है, वो प्रोग्रेसिव फैक्शन हो सकता है कि इतना ज्यादा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट ना करे। मतलब कि प्रोग्रेसिव, ठीक है, कंजर्वेटिव और डेमोक्रेटिक हाउस, जो कुछ भी यहाँ पे बिल्ड बैक बेटर एक्ट के थ्रू लाया जा रहा है, या फिर जो सोशल और क्लाइमेट चेंज वाला बिल है 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स का, इन बिल्स के थ्रू जो भी प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, कुछ प्रोविजंस के साथ डेमोक्रेट्स वाक्य रख सकते हैं, कुछ के साथ वाक्य नहीं रह सकते। तो एक्चुअली में ये बिल पूरी तरीके से सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात पे देखिए अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला यहाँ पे बाइडेन को लेके आना पड़ेगा। बाइडेन को ये जो ओरिजिनल बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं बाइडेन ने, ये जो बिल्ड बैक बेटर है, ये सेनेट से तो पास हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होना बाकी है, और 1.85 ट्रिलियन डॉलर वाला तो अभी कहीं से पास नहीं हुआ है। तो इनको पास कराने के लिए अभी बहुत सारे नेगोशिएशंस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस बाइडेन को करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन द हाई स्कूल टेबल। देखिए, कोविड-19 के केसेस देश में घट रहे हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स खुल रहे हैं, स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली, 3 दिन बाद ही दिवाली है, और वैक्सीनेशन ड्राइव में यहाँ पे थोड़ी कमी सी होती नजर आ रही है। इन सारे फैक्टर्स के बीच में एक फैक्टर जो कि अक्सर का इग्नोर होता रहा है, वो है न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, जो वेल टू डू फैमिलीज होती हैं, जो जहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं है, हस्बैंड वाइफ अच्छा कमा रहे हैं, घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, वहाँ बच्चे के खान पान पे स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो वेल टू डू फैमिलीज नहीं है, वहाँ क्या, वहाँ तो भाई बच्चों की ओवरऑल इम्यूनिटी परेशानी में आ जाती है। कुल मिला के उनको घर के अंदर बंद रहना है, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर बात आ जाती है। हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इंडिया के सामने कोविड-19 से पहले ही न्यूट्रिशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, और कोविड-19 के बाद तो न्यूट्रिशनल चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ गए। और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन यहाँ पे क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उस समय पे उनके शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि 2 से 10 साल की उम्र के बीच में जो बच्चा है ना, वो ऑन एन एवरेज हर साल 6 से 7 सेंटीमीटर हाइट में बढ़ता है, और 1.5 से 3 किलो वेट में बढ़ता है। और 10 से 12 साल की उम्र पे आप देखोगे कि गर्ल्स के बीच में ग्रोथ का एक स्पर्ट आता है, एकदम से उनकी जो बॉडी है वो ग्रो करना शुरू करती है, और लगभग 14 से 15 साल की उम्र में बॉयज की बॉडी एकदम से ग्रो करना शुरू करती है। और जब ये बॉडी ग्रो कर रही होती है लड़कों की, लड़कियों की, उस समय पे अगर किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की कमी होती है, तब प्रॉब्लम हो सकता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लड़कियां बाद में जाके लेडीज बनेंगी और बच्चों को पैदा करेंगी। तो अगर एक लेडी खुद कमजोर है, तो वो एक स्ट्रांग बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। ये लॉजिक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है, ये हमारे चिल्ड्रंस को और एडोलेसेंट्स को कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन की प्रॉब्लम पे रख सकती है। और ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन है, ये बड़ा डेडली होता है, क्योंकि कोरोना जैसे पैंडेमिक अगर आगे फैलते हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो हमको बचा सकती है इस कोरोना पैंडेमिक के अगेंस्ट, वो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है। और हमारा इम्यून सिस्टम ही अगर हिला पड़ा है, तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया है
कि कुछ सोशल फैक्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। कोरोना के पैंडेमिक के बाद लोगों के जीने का तरीका काफी हद तक बदल गया है। डिसरप्टिव सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए। अर्बन इलाकों में मिडिल क्लास में मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा लोग अब एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं है, सोशलाइजेशन बहुत कम होता है, फिजिकल कांटेक्ट कम हो गया है। दिवाली के समय पे भी लोग अक्सर कर बोल देते हैं अरे यार रहने दो, अवॉइड करो। जो लोग पहले हर शाम को मिलते थे, बैठ के बातचीत करते थे, खाना पीना खाते थे, अब वो मिलना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड आइसोलेशन हो गया है। लेकिन जब सोशलाइजेशन नहीं होता है ना, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है आपकी इम्यूनिटी लेवल के ऊपर। अगर आप आइसोलेटेड सेटिंग्स में बढ़ते हो, अगर आप लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, उसका भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि समझिए, हमारी बॉडी के ऊपर जितने बैक्टीरियाज अटैक करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। अब अगर हम अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरियाज का, वायरसेस का अटैक नहीं होगा। कुछ हद तक ये अटैक होना भी जरूरी है ताकि जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो फंक्शनल रहे, वो स्ट्रांग रहे। इसमें एक कंटेस्ट और आ जाता है कि अगर हमारे देश के लोगों के अंदर, खासकर बच्चों के अंदर डाइट की डाइवर्सिटी है, तो एक इम्बैलेंस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक होने की वजह से जो इम्यून सिस्टम है और जो शरीर की ताकत है वो वैसे ही बहुत कॉम्प्रोमाइज रहती है, कमजोर रहती है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो कम से कम मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट और इस बात को इंश्योर करना कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट मिले जिससे एडिक्वेट बायोडाइवर्सिटी बने रहे बच्चों के इनटेक वाले न्यूट्रिएंट्स में, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों का इनटेक अच्छा होगा न्यूट्रिएंट्स का, तो ही उनकी बॉडी में एंजाइम्स का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, हार्मोन्स का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, तो ही उनका इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम करेगा, हेल्दी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। और अगर आपको प्रॉपर इनटेक नहीं मिलेगा तो हेल्दी ग्रोथ डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई गई। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कितना यहाँ पे इनटेक होना चाहिए। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, नट्स, लेग्यूम्स, इन ग्रेन्स का कंजम्पशन तो देखो बच्चों के अंदर होना ही चाहिए। ओके, कम से कम 300 से 500 ग्राम प्रतिदिन बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलने चाहिए। कर्ड और नट्स उनके इंटेस्टाइन के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को इंप्रूव कर सकते हैं। 300 से 400 ml मिल्क या कर्ड दिन के बेसिस पे कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। फैट को बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। 25 से 50 ग्राम का फैट दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर नींद लेना, ठीक है ना, हाई कैलोरी स्नैक्स को यहाँ पे अवॉइड करना, ये सब प्रकार की चीजें हैं। और इन चीजों को सक्सेसफुली मीट करने के लिए पीएम पोषण स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहले की मिड डे मील स्कीम का नामकरण कर दिया गया है, इसको बोला जाता है पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम को प्री प्राइमरी लेवल पे भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाल वाटिका, जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, एकदम ही प्राइमरी स्कूल है और अपर प्राइमरी स्कूल है, वहां पे भी अब मिड डे मील स्कीम वाले बेनिफिट दिए जाएंगे। तो पीएम पोषण स्कीम के अंदर 450 किलो कैलोरी एनर्जी और 12 ग्राम प्रोटीन प्राइमरी बच्चों के लिए, फिर 700 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन अपर प्राइमरी बच्चों के लिए डाइट डाइवर्सिटी के थ्रू दोने का टारगेट है। टारगेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस टारगेट को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि ये इंप्लीमेंट हो, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर बच्चों की हीमोग्लोबिन लेवल को मॉनिटर करना, ठीक है, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करके समय समय पे बच्चों की ग्रोथ को देखते रहना, ये सब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है सरकारों के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कि वो किस हद तक इस चीज को इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो कोविड-19 हो चाहे कोविड-19 ना हो, हमें इम्यूनिटी तो डेवलप करना ही है। और इम्यूनिटी के लिए गुड न्यूट्रिशन, सेफ फूड और पॉजिटिव लाइफस्टाइल्स, ये तीनों नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल एलिमेंट है, चाहिए ही चाहिए। तो ये था आर्टिकल। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आपको मेरे एडिटोरियल्स पसंद आ रहे हैं। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ते रहिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक आए हैं तो हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए, उससे काफी मदद मिलती है। गुड बाय, ध्यान रखिए।